हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हमें आगे पढ़ना है क्लास 12th में। हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला पार्ट है वो खत्म हो गया। अब हमें जो आगे पढ़ना है दैट इज कैपेसिटेंस। ठीक है, क्लास 12th फिजिक्स में हमें आगे पढ़ना है कैपेसिटेंस। ठीक है, हमारे टॉपिक का नाम है कैपेसिटेंस। उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें कंडक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज को समझना पड़ेगा। कंडक्टर्स क्या होते हैं? जिसमें से चार्ज क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फ्लो हो सकते हैं, यानी चार्ज फ्लो होता है जहां पर विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उनको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या होता है कंडक्टर्स की पहली प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो होती है। सेकंड, पोटेंशियल इज कांस्टेंट। इनसाइड अ कंडक्टर पोटेंशियल इज कांस्टेंट। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर? ये बेसिक प्रॉपर्टीज है, इन सब के बारे में आप पहले से ही जानते हो। तो चार्ज जो है वो कहां रहता है? चार्ज ऑलवेज resides on the surface, always present on surface। सरफेस पे चार्ज हमेशा प्रेजेंट होता है। ठीक है, नींद नहीं आनी चाहिए, लेक्चर देखते वक्त पढ़े रहिए, ज्यादा दिमाग चलता है आपका, सोचता है क्यों देखे, इंटरेस्ट तो लो, आएगी चीजें समझ में। मैं वैसे भी आपको प्रिसाइज पढ़ा रहा हूँ सो दैट कि आपको ज्यादा डीप में जाके ऐसे ये ना हो याद इतना बड़ा लेक्चर कौन देखे। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट है, समझे। तो चार्ज कहां प्रेजेंट होता है? हमेशा सरफेस पे प्रेजेंट होता है। अब एक प्रॉपर्टी और है कि चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। सरफेस की क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। फिफ्थ, जो चार्ज होता है, चार्ज हर पॉइंट पर कंडक्टर पे सेम नहीं होता। क्या मतलब है? अगर एजिस शार्प है, मान लो कि ये ज्यादा ही एजिस शार्प होगी, अगर आपका इस टाइप का है, ठीक है, स्टार बना दिया मैंने, थोड़ा खराब स्टार, तो चार्ज क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। जहां शार्प एजिस है वहां पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, मैंने सिर्फ यहां इतने ही पॉइंट पे दिखाया है। चार्ज डेंसिटी शार्प एजिस पे ज्यादा होती है किसी भी कंडक्टर में, ये पॉइंट है। तो ये 4-5 पॉइंट थे जो हमें पढ़ने थे। सरफेस के लिए हम चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं हमें पता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लेते हो तो ये सिर्फ छोटी छोटी प्रॉपर्टी की, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा, चार्ज हमेशा सरफेस पे प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, जस्ट नियर अबाउट द सरफेस। सरफेस के जस्ट नियर, जैसे अब ये सरफेस है, इसके इस पॉइंट पर कैसे होगा? परपेंडिकुलर, ऐसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर इस तरीके से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, जस्ट नियर अबाउट द सरफेस, सरफेस के जस्ट पास में देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होगी। ये क्या थी आपकी कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी। अब एक पॉइंट आता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड या इसे इलेक्ट्रिकल शील्डिंग भी कई लोग कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो एक तरीके के मटेरियल है या कोई आपके पास सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड से, आउटर सिग्नल से प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो हम क्या करते हैं? उनको क्या करते हैं? कंडक्टर की केजेस में बंद कर देते हैं, जेल टाइप में। जैसे मान लो जेल है, उसके अंदर आपने उसे बंद कर दिया, अच्छा भाई हार्मफुल नहीं होना चाहिए। अब जैसे होता है ना, ऐसे पापा मारने आ रहे, चलो चलो कमरे में घुस जाते हैं, तो वो आपके लिए कैसे काम करता है? वो एक शील्डिंग की तरह काम करता है। तो ये शील्डिंग कैसे होती है?
आपने देखा होगा कि जो केबल होती है, केबल में क्या होता है, ये इसकी मेन जो वायर है ये इसके ऊपर ऐसे मोटी सी लेयर चढ़ी होती है, फिर उसके ऊपर ये इस टाइप की क्या होती है, मेटेलिक लेयर चढ़ी होती है, ठीक है, मेटल लेयर। कभी आपने देखा हो केबल की जो वायर आती है, डिश टीवी की जो वायर आती है, उसके ऊपर क्या होता है, एक तरीके का जाल सा बना होता है, छोटे छोटे थिन वायर्स का, कंडक्टिंग वायर्स का। वो क्या करती है, आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड से, आउटर इलेक्ट्रिक सिग्नल से जो इंटरनल इंस्ट्रूमेंट है, इंटरनल जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है इंस्ट्रूमेंट है, उसको बचाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का यूज करते हैं। इसे हम फैराडेस केज भी बोलते हैं। तो फैराडे ने ये बात बताई थी कि आपको जिसको इंस्ट्रूमेंट को बचाना है उसके ऊपर जस्ट एक कंडक्टर की लेयर चढ़ा दो, और वो कंडक्टर होलो होना चाहिए। होलो होगा तो अंदर का जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या रहेगा, सेफ रहेगा। मेरे पास एक मशीन, अब इस मशीन को मुझे बचाना है, क्या करूँगा, इसके ऊपर मैं लेयर चढ़ा दूँ, इसकी लेयर चढ़ा दूँ, कोई भी कंडक्टर की लेयर चढ़ा दूँ मैंने इसके ऊपर। अब क्या होगा, जो भी सिग्नल आएंगे वो यही इसके ऊपर रह जाएंगे, अंदर कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। यही वजह है आपसे क्या कहा जाता है कि जब अगर कहीं पर बारिश होती है, मौसम ज्यादा खराब होता है, बिजली गिरने का डर होता है, लाइटनिंग स्ट्राइक का डर होता है, तो आपसे कहते हैं कार के अंदर रहो या घरों के अंदर रहो। कार की मेटेलिक बॉडी कैसे काम करती है आपके लिए, वही एक केज की तरह काम करती है। जैसे अगर उस पर लाइट स्ट्राइक करेगी वो कहाँ चल जाएगा, अर्थिंग हो जाएगी उसकी, वो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। घर पे क्या होगा, घर पे मेटेलिक पाइप यूज होते हैं, वो उसके थ्रू भी चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, और इससे आपकी प्रोटेक्शन हो जाएगी। बट अगर आप पेड़ के नीचे बैठे हो तो भाई सत्य हो जाओगे, बिल्कुल एकदम रोस्टेड मशरूम या रोस्टेड, अगर आपने कभी मोमोज खाया बिल्कुल वैसे लगोगे, बिल्कुल चिल्ली पोटैटो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बहुत ज्यादा यूज की जाती है इंस्ट्रूमेंट्स को बचाने के लिए, स्पेशली इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो इंपल्सेस होते हैं वो इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट ना कर दे, इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग होलो कंडक्टर्स में बंद कर देते हैं, यानी होलो कंडक्टिंग केज में उसे डाल देते हैं। देखा, केज जेल सिर्फ अपराधियों के लिए नहीं होती, कुछ अच्छे लोगों को बचाने के लिए भी यूज होती है। यही साइंस का कमाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब आता है हमारा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या मतलब है इस कैपेसिटेंस का? कैपेसिटेंस का मतलब क्या है कि एक हम बोलते हैं भाई वर्क को बोलते हैं, एनर्जी को बोलते हैं कैपेसिटी टू डू वर्क। ऐसे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की बात कर, तो यहाँ पर चार्ज की बात कर रहा है, कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, या अमाउंट ऑफ पोटेंशियल रेज पर यूनिट चार्ज। एक क्यू अमाउंट चार्ज देने पे कितना पोटेंशियल बढ़ गया, वो भी क्या बनेगा आपका, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बढ़ेगा। पर उसको समझने के लिए जरा हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या है, अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, उसको आपने चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया, क्यू, तो उसका पोटेंशियल रेज होगा, यानी हम क्या कह सकते हैं, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर आप चार्ज बढ़ाओगे पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है, पोटेंशियल बढ़ाओगे तो चार्ज बढ़ेगा। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटेगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, C into V। C इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ओवर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अगर आपने किसी बॉडी को चार्ज दिया, क्यों, उसका पोटेंशियल कुछ बढ़ेगा। आप पोटेंशियल बढ़ाओ, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। दैट मींस आप प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाया, आपने वहां पर क्या लगा दिया, C लगा दिया, कांस्टेंट लगा दिया। सिंपल नॉर्मल इक्वेशन की तरह डेरिवेशन कर रहे हैं हम इसके। C क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है, तो इसको आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस भी बोल सकते हो। तो C की वैल्यू क्या आ गई, Q/V, यानी कि चार्ज देने पर जो पोटेंशियल रेज होता है वही क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस कहलाता है। इसके अकॉर्डिंग कभी भी आपसे जब आपको फॉर्मूला दिया है तो फॉर्मूले बहुत यूजफुल होते हैं। क्यों, क्योंकि आपको इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन रटना नहीं आना, सिर्फ इन्हीं से समझो, ठीक है। अब चार्ज यूनिट किसमें होती है, कूलॉम में, इसकी वोल्ट में। मैंने 1 इसके लिए लिया क्योंकि मुझे अभी एक पॉइंट बताना है, और ये होता है फराड में, फराड नहीं फराड, ठीक है। 1 फराड, 2 फराड, 3 फराड, 4 फराड। तो क्या होता है, 1 फराड किसके इक्वल है, 1 कूलम,
1 वोल्ट। यानी 1 कूलम चार्ज देने पर अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ता है तब हम कहेंगे कि इस कंडक्टर की कैपेसिटेंस 1 फराड है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है आपसे, बताओ 1 फराड कितना होता है, तो आप सोचते हैं अरे यार याद तो मुझे है ही, क्यों याद करना है, इतना बड़ा रट्टा मारना है। समझो ना, इससे ये 1 कब हो सकता है, जब ये दोनों 1 1 हो जाए। अभी मतलब सर ये 100 रखे 100 रखे, नहीं, इसको 1 बनाना तो इन सबके यूनिट को भी 1 रख दो। तो 1 कूलम चार्ज देने पर अगर किसी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ता है, यूनिटी बढ़ता है, तो हम कहेंगे कि उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस 1 फराड है। ये किसके लिए होगा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के लिए। यहाँ पर ये कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई। आप इसी बेसिस पे आपसे डायमेंशन फॉर्मूला पूछ सकता है, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला निकालो, पोटेंशियल का निकालो और इसमें पुट कर दो, आपको डायमेंशन फॉर्मूला भी पता लग जाएगा। तो डायमेंशन फॉर्मूला मैं इसीलिए नहीं कराते क्योंकि आपको इतनी बेसिक नॉलेज है, और अगर नहीं है तो इट्स ओके, आप ट्राई करो, हो जाएगी। इसमें कोई ज्यादा तिकड़मबाजी नहीं कर, यार पता नहीं याद करना। देखो सिंपल सी बात है, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, मेरे को आदत नहीं है वीडियो लंबी करने की, इसलिए मैं पहले ही सबको सॉरी बोल देता हूँ कि एक छोटा सा पॉइंट है, आप साइंस पढ़ रहे हो तो जितना कम आप मेमोराइज करने की कोशिश, मेमोराइज काइंड ऑफ की अब मैं इतनी बड़ी इक्वेशन रट्टा मार लूं, जब काम इतने में बन रहा है तो इतना बड़ा क्यों करना है, इसको समझो। यहाँ एक्सप्लेनेशन है, ये छोटी सी इक्वेशन बहुत मायने रखती है। ठीक है, अब आपका पूरा नाम होगा, मान लो कि आपका नाम पूरा लिख देते हैं कि किसी का नाम है रमेश चतुर्वेदी, ठीक है, तो क्या लिखोगे, पूरा नाम चतुर्वेदी लिखते रहोगे साथ में। हाँ अच्छा लगता है हमारा नाम, शॉर्ट फॉर्म कुछ तो बोलते होंगे ना, क्यों क्यों बोलते हो शॉर्ट फॉर्म, क्यों, सो दैट कि आप समझ जाओ क्या कह रहे हैं, क्या समझ जाए। अपनी शक्तियों का बाकी हर जगह अच्छा इस्तेमाल करते हो, सिर्फ पढ़ाई के मामले में शक्तियां खराब हो जाती। तो आपको क्या करना है, शॉर्टकट, जितने शॉर्टकट होंगे उतना अच्छा होगा, ताकि आपको समझ में आए। लिखना है आंसर, तब आपको अपने दिमाग से उसी शॉर्टकट को थोड़ा सा लॉन्ग कर देना है। बातें बनानी तो सबको आती है, थोड़ा सा इसमें बना लो, काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 1 फराड 1 कूलम 1 वोल्ट। ठीक है, ये क्या आ गया आपका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अब क्या करते हैं हम, कैपेसिटेंस निकालते हैं। ठीक है, फॉर्मूला निकालते हैं किसका, कैपेसिटेंस का निकालते हैं। अब एक बात और ध्यान रखनी है, 1 फराड कैपेसिटेंस का कैपेसिटर जो होगा बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, बहुत बड़ा कैपेसिटर। ठीक है, इतने तो हमारी अर्थ की भी कैपेबिलिटी नहीं है। अर्थ का क्या आता है कैपेसिटर, ये अभी हम देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। अगर स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसका कैपेसिटेंस क्या है, फॉर्मूला लिख के रख देता हूं मैं। फॉर्मूला रखने के लिए फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू Q बाय V। वाह नाइस इक्वेशन। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। अब क्या है, सिंपल सी बात है, एक आपने स्फेरिकल, देखो डेरिवेशन आपकी इसी के साथ साथ चलती है, कुछ कंस्ट्रक्शन में कोई लंबा चौड़ा याद करना नहीं होता, जो बना है वो लिखो। कंसीडर अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस R। ठीक है, लेट Q चार्जेस प्रेजेंट ऑन द बॉडी, Q चार्जेस गिवन, V इज द पोटेंशियल रेज ऑफ दैट कंडक्टर। उस कंडक्टर की कितनी पोटेंशियल रेज कर गई, V। तो अब हमें पता है V क्या होता है, K Q by R, दिस इज चार्ज Q। देन हम क्या कहते हैं, 1/4πε0 Q by R, फॉर्मूला नॉर्मल उसी का यूज किया हमने। अब C क्या होता है, Q by V, तो Q लिखा डिवाइडेड बाय V, V की वैल्यू 1 इंटू में 4πε0। ठीक है भाई, उल्टा कर देंगे इसे, यहाँ पे Q और यहाँ पर R, Q से Q कैंसिल, दैट मींस कैपेसिटेंस क्या आ गई, 4πε0 R। दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। किसी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस क्या आ गई, 4πε0 R। ये वैल्यू आ गई। हो गया काम, हमारा काम तो हो गया। अब आपने कहा सर जो का बताओ, जो का बताओ, चलो देखते हैं क्या बताया गया। अर्थ के लिए क्या कंडक्टिविटी आई, क्या अर्थ, अगर अर्थ को हम एक कैपेसिटर मान के चले तो उसकी क्या कैपेसिटेंस आते हैं, जरा उस पर नजर डालते हैं, है ना। छोटा सा पॉइंट है, बड़ा इजी। अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर।
चेंज करके लिखते हैं 6.4 क्रॉस में 3 और 3 6 6 मीटर। रेडियस ऑफ अर्थ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब होगा 1/9 क्रॉस 10 की पावर 9 इंटू में 6.4 क्रॉस 10 की पावर 6 डिवाइड मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ जाएगी 711 माइक्रोफराड। सर आज तो आपने रट्टा मार, अरे रट्टा नहीं, कुछ चीजें याद रखनी पड़ती है। अर्थ है भाई धरती हमारी माँ है, कुछ बातें तो याद रखनी पड़ेगी। तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज 711 माइक्रोफराड। 911 मत कर देना, कोल मत मिला देना। अब आप सोचो अर्थ इतनी बड़ी है, उसके बाद भी उसका कैपेसिटेंस कितना है? सिर्फ 711 माइक्रोफराड। तो एक फराड का जो कैपेसिटर होगा उसकी कितनी कैपेसिटी होगी स्टोर करने की। इसीलिए अब अर्थ के कंपैरिजन में आपके घर में सोचो इतना सा कैपेसिटर एक कंडेंसर लगा होता है, वो कैपेसिटर में कंडेंसर जो लगा होता है वो तो अर्थ से बहुत छोटा है, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो पिको फराड में होती है। ठीक है, मैंने आपको पहले, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ध्यान रखना, 3 के जोड़े में करते हैं 0 10 की पावर माइनस, इसको ऊपर बोल देते हैं हम 10 की पावर 0, 10 की पावर -3 -6 -9 -12 -15। ये कुछ नहीं है, ये मिली माइक्रो नैनो पिको फर्मी फेम्टो, फेम्टोमीटर बोलते थे, फर्मी होता है। ठीक है, तो ये आपके पास टर्म आ गई, याद रखना है। तो आपका जो जनरली आपको जो कैपेसिटेंस की वैल्यू मिलेगी वो किस में मिलेगी? पिकोफराड। आपके लिए पिकोफराड में ही आए। ये क्या था आपका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा कुछ समझते हैं क्या। अब जरा रंग बिरंगी चीजें कर लेते हैं हम भी थोड़ा। कैपेसिटेंस एंड इट्स प्रिंसिपल। ठीक है, कैपेसिटेंस एंड इट्स प्रिंसिपल। आगे भी बात करें यहाँ भी। प्रिंसिपल क्या होता है कैपेसिटेंस? बड़ा इजी, बस आप ऐसे समझो हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, एक डिवाइस बनाया जो एनर्जी को स्टोर कर लेता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर कर लेता है, चार्ज को स्टोर कर लेता है। तो क्या कह सकते हो, कैपेसिटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा डिवाइस है विच इज यूज्ड टू स्टोर द चार्ज। और लोग कह देते हैं एनर्जी को हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को हमने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या होता है? इज अ डिवाइस which is used to store the charge और used to store the electrostatic energy। ठीक है, बड़े दिन हो गए आप मार्कर मीटिंग कर रहे होंगे। ठीक, ये मार्कर बड़े दिनों से उतार हुआ, चलो इसके भी चलाते हैं आज। समझे नहीं करा क्या होता है, इसलिए मेरे को 3 मार्कर की जरूरत है आज। सपोज आपने एक प्लेट ली, इंसुलेटेड प्लेट, जरा इसका प्रिंसिपल समझते हैं। इस प्लेट का नाम है ए और आपने इसे किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिए। सपोज ये किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हो। ठीक, ये मैं पॉइंट पूरा नहीं बना रहा, सिर्फ आपको समझना है बैटरी से कनेक्ट किया और आप इसे क्या देते हो? पॉजिटिव पोटेंशियल दे दो, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज देते हो। फिर क्या करते हो? एक इंसुलेटेड प्लेट को लेके आते हो। इंसुलेटेड प्लेट, ये इंसुलेटेड प्लेट थी, ये इंसुलेटेड, और ये वाली न्यूट्रलाइज प्लेट बी। नाउ व्हाट विल हैपन? बाय इंडक्शन वी नो नेगेटिव चार्ज विल कम किस तरफ आएगा? जिस तरफ पॉजिटिव है, एंड पॉजिटिव चार्ज ऑल्सो कम। पॉजिटिव भी आया, नेगेटिव भी आया। ये कैसे आया कि भाई अभी कंबाइंड थे, न्यूट्रलाइज बॉडी में कंबाइंड थे, अभी पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया, और जो बाकी बचा है वो पॉजिटिव एज इट इज दूसरी तरफ आ गया, रिपेल कर दिया इसे। ठीक है, अब ये हो गई ए एंड ये क्या हो गया आपका बी। सिंपल।
अब सिंपली क्या बात है आपको कि आप इसकी अर्थिंग कर दो। अर्थिंग करने से क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको वैसे ही रिपल्सन मिल रहा है, अरे भगाने में लग गया है, अरे इसको जैसे रास्ते में लगा छोड़ छाड़ के नौकरी मैं चला, मैं तो स्विच कर लेता हूँ। फास्ट बड़ा ट्रेंड है, ट्यूशन पढ़ रहा होता है, कैसे ही भैया से परेशान है, सर से परेशान है, चलो ठीक है स्विच कर लेंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ में। जैसे अर्थिंग की ये कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया। अब जो प्लेट ए और बी है they are kind of storing some charge, इन्होंने चार्ज स्टोर कर लिया, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव चार्ज इन्होंने स्टोर कर लिया, इसको अब आप हटा भी सकते। ठीक है, जनरली कैपेसिटर में क्या होता है कि ये पार्ट एक पॉजिटिव पार्ट से जुड़ा होता है, एक नेगेटिव पार्ट से जुड़ा होता है, बैटरी के एक बैटरी के पॉजिटिव से एक बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड होते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या किया, एक प्लेट रखी, उसको आपने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, पॉजिटिव चार्ज हो गई। दूसरी प्लेट रखी अनन्यूट्रलाइज मतलब सॉरी न्यूट्रलाइज, आप लेके आए अनचार्ज प्लेट लेके आए, इसने इस पे पॉजिटिव था, इसने इसके नेगेटिव को इस तरफ अट्रैक्ट कर लिया, पॉजिटिव को रिपेल किया, फिर उसकी आपने अर्थिंग कर दी और वो कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया। तो ये क्या है आपका प्रिंसिपल है। इस तरीके से कैपेसिटर्स क्या करते हैं, काम करते हैं और ये चार्ज को यानी एनर्जी को स्टोर करते हैं। अब क्या है जी, आप जितना ज्यादा बी को इसके पास लाओगे उतनी ही ज्यादा इस पे ये चार्ज का डेवलपमेंट होगा, उतना ही ज्यादा इस तरफ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो कॉन्स्टेंटली हम इसे क्या रखते हैं, अर्थ रखते हैं। ठीक है, सो दैट आपको समझ में आता है कि जितना भी पॉजिटिव हो सारा कहाँ जाता रहेगा, अर्थ में जाता रहेगा और नेगेटिव इस तरफ रहेगा हमेशा। तो इस तरीके से आपने क्या किया, इस स्मॉल रीजन में बहुत सारा चार्ज क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। ठीक है, ये क्या था आपका कैपेसिटर का प्रिंसिपल। कैपेसिटर की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो बड़ी ही सीधी है, दो पैरेलल प्लेट इस टाइप, ये है फिक्स, इनकी कैपेसिटेंस फिक्स्ड है और ये है आपका वेरिएबल। ठीक है, ऐसे हम किसी में रेजिस्टेंस में आपको याद हो ये ऐसे, और वेरिएबल रेजिस्टेंस को दिखाने के लिए हम ऐसे यूज कर लेते हैं। तो ये क्या टाइप है आपका कैपेसिटर का। ठीक है, कैपेसिटर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपेसिटर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, पैरेलल प्लेट होते हैं, स्फेरिकल होता है और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होते हैं। तो कैपेसिटर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि उसकी अरेंजमेंट किस तरीके से। अब इसको सर्कल में घुमा दो, ठीक है, काइंड ऑफ एक 3D सर्कल यानी कि स्फीयर हो गया, स्फीयर में घुमा दो स्फीयर बन जाएगी, स्फेरिकल कैपेसिटर बन जाएगा। सिलेंडर के शेप में ले लो, मोस्टली हम अपने घरों में जो आपका फैन होता है, ठीक है, आपका फैन यानी कि आपको चाहने वाला यानी कि आपके जो घरों में पंखे लगे होते हैं वो चाहता आपको तभी घूमता है, घुमाते ना ज्यादा, जिसको जो चाहता आप उसको घुमाते हो, ज्यादा सुख नहीं देते मजाक कर रहा हूँ। तो वो जो आपका पंखा लगा है उसके अंदर क्या लगे, कंडेंसर लगे, कैपेसिटर लगे, वो आपको सिलेंड्रिकल शेप का दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कैपेसिटर्स है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। इसका प्रिंसिपल था बहुत इजी टाइप का एक प्रिंसिपल। ठीक है, तो अभी हमने कैपेसिटर पढ़ा, कैपेसिटर के प्रिंसिपल पढ़ा, उससे पहले हमने कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी। ठीक है, तो ये जो आज का लेक्चर था ये आपका एक तरीके का इंट्रोडक्टरी पार्ट था, किसके लिए, कैपेसिटेंस के लिए। अब जो आगे पढ़ रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, माइक्रो नॉलेज और मैक्रो नॉलेज दोनों होने चाहिए। लोगों को सिर्फ मैक्रो नॉलेज होती है, माइक्रो भूल जाते हैं। तो आपको दिमाग में क्लियर रखना है कि हमें माइक्रो भी पता होनी चाहिए, स्मॉल स्मॉल चीजें पता होनी चाहिए, तभी आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।